तो स्टार्ट करने से पहले ही आपको बता दूं कि एपिसोड 213 और 214 फिलर्स हैं, तो इसीलिए मैं उन्हें स्किप कर रहा हूं। और हाँ, एक और बात, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमें आइजेन, किसके उराहारा और बाकी लोगों का पास दिखाया गया था, जो कि ब्लीच का सीजन 11 यानी कि दी पास्ट आर्क में था। पर ये है ब्लीच का सीजन 12 यानी कि अरानकार द डिसाइसिव बैटल ऑफ काराकुरा टाउन। तो इसीलिए इस आर्क में हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। स्टार्टिंग में ही हमें हेड कैप्टन यामामोटो और कैप्टन तोशिरो, साथ ही में रंगीको और बाकी सभी कैप्टन के साथ सोल रिपर्स दिखाए जाते हैं, जिनके सामने इस वक्त सोसुके आइडेन अपनी स्पार्टा की टीम के साथ खड़ा था और उसने लास्ट नोचेस यानी कि हुएको मुंडो को उल्कियोरा के भरोसे छोड़ दिया था। इधर आइडेन कहता है कि अगर तुम लोग काराकुरा टाउन की रेप्लिका बना सकते हो तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी मैं तुम लोगों को मारकर ओकेन की स्थापना यहीं पर करूंगा। इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैप्टन यामामोटो शांत खड़े थे और बाकी सभी कैप्टन बात कर रहे थे कि पहले वो आइजन पर हमला करे या फिर उसके स्पार्टास पर तभी हम देखते हैं कि कैप्टन यामामोटो की वो पुरानी छड़ी का रूप बदलने लगता है और फिर हम उसके अंदर यामामोटो की जनपाक्टू को देखते हैं। जैसे ही वो जनपाक्टू बाहर आती है, बाकी सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर यामामोटो उस जनपाक्टू को बाहर निकालते हुए कहते हैं रियूजिन जाक्का, और उनके यहाँ बोलते ही उस जनपाक्टू में से बहुत ही ज्यादा आग निकलने लगती है। वो आग इतनी ज्यादा होती है कि यामामोटो के साथ आए हुए कैप्टन भी उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते और पीछे हट जाते हैं। उस जनपाक्टू से निकली हुई आग की वजह से पूरा आसमान लाल होने लगता है और तभी हम देखते हैं कि यामामोटो अपने जनपाक्टू का यूज करते हुए आइजेन और उसकी पूरी स्पार्टा पर अटैक कर देते हैं और उन्हें चारों तरफ से आग की बनी हुई एक वॉल से घेर लेते हैं। फिर यामामोटो कहते हैं कि ये वॉल उन लोगों को कुछ समय के लिए रोक कर रखेगी। इधर उस वॉल के अंदर का सीन हम देखते हैं, जहाँ पर गिन आइजेन से पूछता है कि यामामोटो सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, तो क्या हम इस वॉल को तोड़ दें या फिर ना तोड़ें? जिस पर आइजेन कहता है कि अभी हम कुछ भी नहीं करेंगे। आगे आइजेन कहता है कि अब हम ये बैटल बिना कुछ किए ही जीतने वाले हैं। इधर से शिफ्ट होता है और हम दूसरी तरफ उल्कियोरा के देखते हैं, जो कि इस वक्त ओरिहिमे के सामने था। वो ओरिहिमे से कहता है कि अब तुम लॉर्ड आइजेन के किसी भी काम के नहीं हो और तुम्हें बचाने वाला भी यहाँ पर कोई नहीं है, तो इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। पर तुम्हें मारने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हें डर लग रहा है? इधर ओरिहिमे थोड़ा सोचने लगती है, पर तभी वो कहती है नहीं, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरे पास मुझे बचाने के लिए मेरे फ्रेंड्स हैं। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इचिगो उल्कियोरा की तरफ बढ़ चुका था, पर तभी उसके सामने 2-3 होलोस आ जाते हैं, बट इचिगो उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और अपनी जंपाक्टू से इन्हें बीच में से ही काटते हुए आगे चला जाता है। जैसे ही वो कुछ आगे पहुंचता है, उसे एफसीएस की पूरी टीम दिखाई देती है, जहां पर एफसीएस के मेंबर्स बिना समय व्यस्त किए इचिगो पर हमला कर देते हैं और उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पर तभी हम देखते हैं कि रेंजी वहां पर आ चुका था और उसने इचिगो को बचा लिया था। वहीं दूसरी तरफ हम चैट को देखते हैं, जिसने अपनी एयर डायरेक्टो का यूज करते हुए उस दीवार को तोड़ दिया था, जिस पर एक्सीएस के कई सारे मेंबर्स खड़े थे। एक्सीएस का लीडर इचिगो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ने वाला था, पर तभी अचानक से रुकिया उसे रोक लेती है और इचिगो से कहती है कि तुम जल्दी से जाओ, अभी हमारे पास समय नहीं है। यह सुनते ही इचिगो ओरिहिमे को बचाने के लिए आगे बढ़ पड़ता है। इधर एक्सीएस का लीडर कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी इन छोटी मोटी पावर से मुझे हरा पाओगी? इधर से शिफ्ट होता है और हम उल्कियोरा को देखते हैं, जो कि ओरिहिमे से कह रहा था कि तुम इंसान सिर्फ बातों के ही शेर हो। और फिर वो आगे जाते हुए ओरिहिमे से कहता है कि मैंने अभी किसी इंसान के हार्ट को करीब से नहीं देखा है, तो क्या मैं अगर तुम्हारे चेस्ट में छेद करूंगा तो मुझे वो हार्ट दिखेगा? पर एक मिनट, कहीं वो तुम्हारी खोपड़ी में ना हो। अब उल्कियोरा की बात सुनकर जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, उन्हें बता दूं कि उल्कियोरा एक स्पार्टा है, इसीलिए उसे अभी ये कंफर्म नहीं है कि इंसानों का हार्ट कहाँ पर होता है। इधर ओरिहिमे उल्कियोरा की बात सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाती है। उल्कियोरा अपने हाथ से ओरिहिमे के चेस्ट में छेद करने वाला था, पर तभी हम देखते हैं कि इचिगो वहाँ पर जमीन को तोड़ते हुए पहुँच जाता है और फिर वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। इधर इचिगो को देखकर ही उल्कियोरा अपनी जंपाक्टो को बाहर निकालने लगता है, पर तभी इचिगो उससे कहता है कि पहले तुमने अपनी जंपाक्टो को बाहर निकाला, इसका मतलब तुम मुझे अपनी बराबरी का ओपोनेंट जरूर मानते हो। जिस पर उल्कियोरा कहता है कि तुम्हें जो समझना हो समझ लो, पर तुम फिक्र मत करो, मैं अभी ओरिहिमे को नहीं मारूंगा, क्योंकि ओरिहिमे को मारने का मुझे ऑर्डर नहीं मिला है। लॉर्ड आइजेन ने मुझे बस यही ऑर्डर दिया है कि मैं लास्ट नोचेस यानी कि हुएको मुंडो को प्रोटेक्ट करूं, और इस वक्त तुम हुएको मुंडो के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा हो। यह बोलने के साथ ही उल्कियोरा इचिगो पर हमला कर देता है। उधर से इचिगो भी अपनी जंपाक्टू की मदद से उल्कियोरा पर हमला करता है और फिर उन दोनों की जंपाक्टू एक दूसरे से
से टकरा जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है। इधर फिर से एक बार सीन शिफ्ट होता है और हमें कैप्टन यामामोटो और उनकी पूरी टीम आइजेन के सामने दिखाई जाती है, जहाँ पर आइजेन इस वक्त आग की बनी हुई कुछ वॉल्स में कैद था। इधर हम देखते हैं कि अभी कुछ स्पार्टास बचे हुए थे जो कि उस वॉल में कैद नहीं हुए थे, पर तभी उनमें से एक स्पार्टा जिसका नाम बैरैगन होता है, वो सभी से कहता है कि जब तक लॉर्ड आइजेन कैद हैं तब तक ऑर्डर्स मैं दूंगा, और अगर इसे किसी को परेशानी हो तो बोल सकता है। बैरैगन ने इस बात को इस अंदाज में कहा था कि जैसे वो सभी को धमका रहा है, इसीलिए कोई भी उसकी बात का विरोध नहीं करता है। फिर बैरैगन फिंडोर जो कि उसी के साथ था उससे कहता है कि इन लोगों ने असली कराकुरा टाउन का रेप्लिका बनाकर उसे सोल सोसाइटी भेज दिया है और फेक कराकुरा टाउन यहाँ पर है, तो इसका मतलब इन्होंने कोई टेक्निक तो यूज जरूर की होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने यहीं पर पास में ही पिलर्स लगाए होंगे जिसकी मदद से ये जगह को शिफ्ट कर पाए हैं। फिर बैरैगन फिंडोर से कहता है कि जल्दी से काम स्टार्ट करो। इधर हम देखते हैं कि फिंडोर कुछ इशारे करता है और तभी अचानक से आसमान में कुछ पोर्टल्स खुलने लगते हैं जिसके अंदर से कई सारे होलोस निकल रहे थे जो कि देखने में काफी ज्यादा बड़े थे। वे होलोस एक एक करके वहाँ पर मौजूद सभी पिलर्स पर जाके उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं, पर क्योंकि पिलर इतना कमजोर नहीं था इसलिए वो टूट नहीं रहा था। पर तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी होलोस किसी हमले की वजह से मारे जा रहे थे। इधर दूसरी तरफ यामामोटो कहते हैं कि मैंने पिलर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पहले से ही वहाँ पर फाइटर्स तैनात कर रखे थे। और फिर हम देखते हैं इकाकू, यूमिचिका, इजुरु और हिजागी को, जिन्होंने उन चारों होलोस को मार दिया था। इधर दूसरी तरफ बैरैगन कहता है कि अगर तुमने फाइटर तैनात कर रखे हैं तो मेरे पास उन्हें कुचलने के लिए और भी लोग हैं। और तभी हम देखते हैं कि बैरैगन ने पो, आबिरामा, फिंडोर और कुही होरने को उन सभी से लड़ने के लिए भेज दिया था, जहां पर हम देखते हैं कि पो इकाकू से लड़ने के लिए गया था और यूमिचिका से लड़ने के लिए शार्लेट चूही होर्न गया था, जिसे आगे से हम शार्लेट ही बोलेंगे। इधर इजुरु से लड़ने के लिए आबिरामा गया था और अंत में हिजागी से लड़ने के लिए फिंडोर गया था। जैसे ही फिंडोर वहाँ पर जाता है वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और साथ में हिजागी से कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर हिजागी कहता है कि मैं हूँ स्क्वाड 3 का लेफ्टिनेंट हिजागी। यह सुनते ही फिंडोर कहता है कि इसका मतलब कि तुम गिन इचिमारू के अंडर में काम कर रहे थे जब वो स्क्वाड 3 के कैप्टन थे। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम शार्लेट और यूमिचिका के बीच में हो रही फाइट को देखते हैं, जहां पर यूमिचिका इस वक्त बहुत ही ज्यादा कमजोर दिख रहा था और दूसरी तरफ शार्लेट उसको ओवरपावर्ड कर रहा था। इधर यूमिचिका कहता है कि तुम्हारी पावर सच में काफी इम्प्रेसिव है, भले ही तुम्हारे लुक्स काफी खराब हैं। यह सुनते ही शार्लेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपने चंपाकटू को आगे बढ़ाते हुए कहता है रेनस दे रोजस, और उसके यह बोलते ही वहाँ पर पिंक कलर का धुआं आ जाता है और उसका स्पिरिचुअल प्रेशर बहुत ही अधिक मात्रा में रिलीज होने लगता है। उसे देखकर यूमिचिका हैरान रह जाता है और फिर हम शार्लेट को इसकी रिलीज फॉर्म में देखते हैं जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड लग रही थी। इधर यूमिचिका की नजर जैसे ही शार्लेट पर जाती है वो बहुत ही जोरों से हंसने लगता है और वो हंसते हुए ही वो शार्लेट से कहता है कि क्या अब तुम्हारा इरादा मुझे हंसाकर मारने का है। यह सुनते ही शार्लेट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है क्योंकि उसकी सुंदरता का कोई मजाक बनाए। और तभी हम देखते हैं कि शार्लेट ने यूमिचिका पर हमला कर दिया था और इस बार शार्लेट का हमला इतना ज्यादा रफ्तार से हुआ था कि यूमिचिका कुछ समझ ही नहीं पाता है और तुरंत जमीन पर आके गिर पड़ता है। शार्लेट यूमिचिका पर हमला करने के लिए उसके पास आ रहा था, पर तभी अचानक से यूमिचिका अपने जंपाकटू को आगे बढ़ाते हुए कहता है ब्लूम फुजीकुजाकू, और उसके यह बोलते ही उसका जंपाकटू कई सारे हंसिया में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यूमिचिका उस पर हमला करता है पर इससे शार्लेट को कुछ भी इफेक्ट नहीं होता। फिर शार्लेट नीचे आते हुए कहता है कि तुम्हारा ये फुजीकुजाकू, इसका नाम कितना अजीब है, और यह बोलने के साथ ही शार्लेट यूमिचिका पर हमला कर देता है और उसे काफी ज्यादा पीटता है। आगे हम देखते हैं कि शार्लेट ने अपने शेरों से यूमिचिका पर हमला कर दिया था और तब हमें पता चलता है कि शार्लेट का शेरो काफी अजीब है क्योंकि वो एक हर्ट के शेप में निकल रहा था। वो शेरो जाके डायरेक्ट यूमिचिका को हिट करता है जिसकी वजह से यूमिचिका फिर से जमीन पर गिर पड़ता है। शार्लेट जैसे ही उसके पास पहुंचता है उसका कॉलर पकड़ के उसे ऊपर उठा देता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सुंदरता की डिसरिस्पेक्ट करने की। और तभी हम देखते हैं कि
यूमिचिका और सार्लेट के आसपास एक ब्लैक सा बैरियर क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर सार्लेट और यूमिचिका फंस चुके थे। फिर सार्लेट बताता है कि ये बैरियर मैंने ही क्रिएट किया है और अब तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर बाहरी दुनिया से खत्म हो चुका है, क्योंकि अब तुम्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा और हाँ, तुम्हारी मौत अब यहीं पर अकेले होगी। यह बोलने के साथ ही सार्लेट वहाँ से जाने लगता है। पर तभी हम देखते हैं कि यूमिचिका अपनी जंपाक्टू को आगे करते हुए रूरी रोकाई चाकू बोलता है और उसके यह बोलते ही उसकी जंपाक्टू बड़ी होने लगती है और वो देखने में एकदम किसी पेड़ की टहनी की तरह लग रही थी। इधर सार्लेट को समझ पाता, पर तभी यूमिचिका का जंपाक्टू उसे जाकर पकड़ लेता है और उसे चारों तरफ से बांध देता है। आगे यूमिचिका कहता है कि तुम अगर इसे एक ऑर्डिनरी बैटल की तरह लड़ते तो मैं इस पावर का कभी भी यूज नहीं करता, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अपनी नई टेक्निक को टेस्ट कर पाया। इधर सार्लेट बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम मेरे साथ कर क्या रहे हो, जिस पर यूमिचिका कहता है कि इन टहनियों पर ये जो फूल आ रहे हैं ये सभी तुम्हारे स्पिरिचुअल प्रेशर को सोख लेंगे और जैसे ये खिलेंगे तुम तुरंत ही मारे जाओगे। और तभी हम कुछ समय बाद देखते हैं कि वो फूल खिल चुका था और उसके खिलते ही वो बैरियर टूट जाता है जिसे सार्लेट ने बनाया था और फिर हम देखते हैं कि सार्लेट वहीं पर मरा हुआ पड़ा था। इधर फिर से सीन शिफ्ट होता है और हम इज़ुरो को देखते हैं जो कि इस वक्त आबिरामा से फाइट कर रहा था। इज़ुरो आबिरामा से बचकर कुछ दूरी जा रहा था, पर तभी हम देखते हैं कि आबिरामा अपनी रिलीज फॉर्म में आ गया था और वो इस वक्त एक पंछी बन चुका था जो कि देखने में रेड कलर का था और जिसके काफी पावरफुल विंग्स भी थे। फिर आबिरामा कहता है कि तुम इन विंग्स को देखकर इन्हें हल्के में मत लेना क्योंकि ये स्टील से भी ज्यादा पावरफुल हैं। और फिर वो शो ऑफ करने के लिए इज़ुरो के अगल बगल में अपने विंग से हमला कर देता है, जिस पर इज़ुरो कहता है कि अगर ये सब स्टील के बने हैं तो चलो देखते हैं कि ये आखिर कितने ज्यादा मजबूत हैं। यह बोलने के साथ ही इज़ुरो हार्डो नंबर 58 यानी कि 10 रन का अटैक करता है, जिससे उसकी जंपाक्टू में से एक टोर्नेडो निकलते हुए जाता है और आबिरामा को हिट करता है, बट इससे आबिरामा को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। इधर जैसे ही आबिरामा की नजर इज़ुरो पर जाती है वो देखता है कि इज़ुरो वहाँ से गायब हो चुका था। आगे हम इज़ुरो को उसी बिल्डिंग में भागते हुए देखते हैं जो कि अपने साकाहो से अटैक करके उस बिल्डिंग की एक दीवार को तोड़ देता है, जिस पर आबिरामा कहता है कि ये गधा मुझे अपनी पोजीशन बताकर मुझे इनवाइट कर रहा है, पर मैं इसके जाल में बिल्कुल भी नहीं फंसूंगा। आगे हम देखते हैं कि इज़ुरो वहाँ से बाहर आ चुका था, जिसे देखकर आबिरामा उस पर अपने फेदर से अटैक कर देता है, बट इज़ुरो उसके अटैक से बच जाता है, जिसे देखकर आबिरामा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और फिर वो अपनी उंगलियों से अपने चेस्ट पर खुरचने लगता है, जिसकी वजह से उसके पास से ही रेड कलर की लाइटनिंग निकलने लगती है और हम देखते हैं कि वो एक बार फिर से इवॉल्व हो चुका था और इस वक्त उसके 4 विंग्स थे। इवॉल्व होते ही आबिरामा इज़ुरो पर हमला कर देता है, बट इज़ुरो उसके हमले से बहुत ही इजीली बच जाता है और तभी हम देखते हैं कि आबिरामा के विंग्स वहीं जमीन पर धंसने लगते हैं और वो इतने ज्यादा भारी हो जाते हैं कि आबिरामा उड़ नहीं पा रहा था। पर तभी वहाँ पर इज़ुरो आ जाता है और उससे कहता है कि तुमसे लॉन्ग रेंज में लड़ना काफी मुश्किल है, पर तुम अब क्या करोगे क्योंकि अब तो तुम्हारे विंग्स ही नहीं रहेंगे। जिस पर आबिरामा कहता है कि तुमने आखिरकार मेरे विंग्स के साथ किया क्या और ये कब किया, जिस पर इज़ुरो बताता है कि यही मेरी जंपाक्टू वाबिसुके की पावर है कि मैं जब भी अपने जंपाक्टू से किसी पर हमला करूंगा तो उसका वजन दुगना हो जाएगा और अगर मैं दोबारा उस पर हमला करूंगा तो फिर से उसका वजन दुगना हो जाएगा। तो ऐसे ही करके मैंने तुम पर अटैक करके तुम्हारी विंग्स को इतना भारी कर दिया कि तुम अब उड़ ही नहीं पाओगे। यह सुनते ही आबिरामा कहता है कि तुम एक फाइटर नहीं हो सकते क्योंकि एक फाइटर कभी भी ऐसी चीप ट्रिक्स का यूज नहीं करता है। और तभी हम देखते हैं कि आबिरामा के आसपास फिर से रेड कलर की एनर्जी निकलने लगती है और वो फिर से एक बार इवॉल्व हो जाता है। आबिरामा तो इवॉल्व होता रहेगा, पर पहले आप लोग कमेंट में बताइए कि अभी तक आबिरामा कितनी बार इवॉल्व हुआ है। आगे हम देखते हैं कि आबिरामा इवॉल्व होते ही अपने फेदर से इज़ुरो पर हमला कर देता है, पर इज़ुरो उसके अटैक्स को बहुत ही इजीली डॉज कर जाता है और तुरंत उसके पीछे आ जाता है। उसके पीछे आते ही वो अपनी जंपाक्टू से फिर से उसके विंग्स पर हमला करता है, जिसकी वजह से उसकी विंग्स इतनी भारी हो जाती हैं कि आबिरामा वही जमीन पर गिर पड़ता है और वो इस वक्त तक हिल भी नहीं पा रहा था। पर तभी इज़ुरो अपनी जंपाक्टू को आबिरामा के गर्दन के पास ले जाता है और उसे काटने के लिए अपनी जंपाक्टू को खींचने ही वाला था, पर तभी आबिरामा भीख मांगते हुए कहता है कि मेरी जान को बख्श दो, जिस पर इज़ुरो कहता है कि एक असली फाइटर कभी भी अपनी जान की भीख नहीं मांगता। और यह बोलने के साथ ही इज़ुरो आबिरामा की गर्दन को उसके धड़ से अलग कर देता है। इधर दूसरी तरफ हम हिजागी और फेंडोर के बीच में हो रही फाइट को देखते हैं, जहां पर फेंडोर हिजागी पर कई सारे हमले कर रहा था और वो सीधे जाके हिजागी को हिट कर रहे थे। आगे हम देखते हैं कि वे दोनों लड़ ही रहे थे, पर तभी अचानक से फेंडोर अपनी जंपाक्टू को आगे करते हुए उससे एक शेरो ब्लास्ट हिजागी पर करता है, जो कि इतना पावरफुल था
कि अगर वो हिजागी को हिट करता तो हिजागी का काम वहीं पर खत्म हो जाता, पर हिजागी उसे डॉज कर लेता है। बट तभी फेंडोर कई सारे सेरो ब्लास्ट हिजागी पर करने लगता है। हिजागी उन सभी सेरो ब्लास्ट को डॉज करते हुए बच ही रहा था, पर तभी अचानक से एक सेरो उसे आकर लगता है, जिसकी वजह से वो कुछ दूरी पर जाके गिर पड़ता है। आगे फेंडोर हिजागी से कहता है कि क्या हुआ लेफ्टिनेंट, तुम काफी थके हुए लग रहे हो। और यह बोलने के साथ ही फेंडोर फिर से हिजागी पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से हिजागी कुछ दूरी पर गिरते हुए जाता है और एक ब्रिज के ऊपर खड़ा हो जाता है। पर तभी वहाँ पर फेंडोर आता है और हिजागी से कहता है कि तुम अपने आप को एक लेफ्टिनेंट कहते हो और तुम्हारी पावर तो एक सोल रिपर्स की जैसी भी नहीं है। जिस पर हिजागी कहता है कि अपनी ये बकवास बंद करो। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंडोर अपने रिजरेक्शन फॉर्म में आ चुका था, यानी कि वो अपने रिलीज फॉर्म में था, जहाँ पर उसका हाथ देखने में एक केकड़े की तरह लग रहा था। उस फॉर्म में आते ही फेंडोर हिजागी पर कई सारे हमले करने लगता है, बट हिजागी उसके कई सारे हमलों को डॉज कर रहा था। आगे हम देखते हैं कि लड़ते हुए ही हिजागी अपने जंपाक्टू से फेंडोर के हमले को ब्लॉक कर लेता है और फिर अपने बाजू पर लगी हुई एक चेन को निकालते हुए उस पर फेंक देता है, जिसकी वजह से वो चेन वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। और फिर वो उसी ब्लास्ट के अंदर से बागुडो नंबर 62 हियो पारनपा का यूज करता है, जिसमें हम देखते हैं कि एक स्पीयर फेंडोर की तरफ बढ़ चुकी थी, पर वो फेंडोर को हिट नहीं कर पाती है। बट तभी कई सारे स्पीयर्स उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उसे एक दीवार में जकड़ लेते हैं, जिस पर हिजागी उस पर हमला करते हुए कहता है कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो गया। पर तभी फेंडोर अपने एक हाथ से हमला करते हुए हिजागी को कहता है कि इतना जल्दी खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। बट हम देखते हैं कि हिजागी उस हमले से बच चुका था और वो हमला पीछे एक बिल्डिंग पर लगता है, जिसकी वजह से वो बिल्डिंग वहीं पूरी तरह से कट जाती है। फेंडोर एक बार फिर से उसी मूव से हिजागी पर हमला करता है, पर हिजागी फिर से बच जाता है। बट उस हमले की वजह से वहाँ पर मौजूद जमीन बीच में से ही फट जाती है, जिसे देखते हुए हिजागी कहता है कि ये तो बस वाटर है, पर बहुत ही ज्यादा हाई प्रेशर में। पर तभी अचानक से उसके पीछे से आवाज आती है कि कभी भी अपने दुश्मन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि फेंडोर हिजागी पर हमला कर रहा था और वो हमला करके हिजागी को अपनी वाटर से बनी हुई एक वॉल में कैद कर देता है। बट तभी हमें उस सर्कुलर बॉल के अंदर से ही आवाज आती है काजे सीनी, और तभी वो बॉल पूरी तरह से ब्लास्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि हिजागी उसके अंदर से निकलता है, जहाँ पर उसकी जनपाक्टू अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। हिजागी की जनपाक्टू इस वक्त दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी थी और एक चेन के जरिए कनेक्टेड थी। उसे देखते हुए फेंडोर कहता है कि यही है तुम्हारी जनपाक्टू की असली पावर, जिस पर हिजागी कहता है कि हाँ, पर मुझे ये अपना ये जनपाक्टू बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि इसका आकार बहुत ही अजीब है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आज इसी जनपाक्टू से तुम मरने वाले हो। यह बोलने के साथ ही हिजागी अपने जनपाक्टू से फेंडोर पर हमले करने लगता है। उसके हमले इतने ज्यादा पावरफुल थे कि फेंडोर उन्हें ब्लॉक नहीं कर पा रहा था और वो इस वक्त बहुत ही मुश्किल से हिजागी के हमलों को डॉज कर रहा था। हिजागी के हमले की वजह से वहाँ पर मौजूद कई सारी बिल्डिंगें तबाह हो जा रही थी और तभी अचानक से उन बिल्डिंग्स में से हिजागी अपने जंपाक्टू को फेंडोर की तरफ फेंकता है, बट फेंडोर उसे ब्लॉक कर जाता है और हिजागी पर हमला कर देता है। पर तभी हिजागी उसके पीछे आ जाता है और अपनी एक जंपाक्टू जो कि बढ़कर दो हो चुकी थी उनसे फिर से फेंडोर पर हमला करता है, बट फेंडोर उसे ब्लॉक कर जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि हिजागी नीचे जाने लगता है, जिसे देखकर फेंडोर कहता है कि तुम मुझसे भाग नहीं सकते, और फिर वो अपने शेरों से हिजागी पर हमला करने के लिए रेडी हो जाता है। बट तभी अचानक से हिजागी अपनी जनपाक्टू को अपनी तरफ खींचता है, जिसकी वजह से वो जनपाक्टू डायरेक्ट जाके फेंडोर को लगती है और फेंडोर एक परकटे पंछी की तरह जमीन पर गिर पड़ता है। इधर नीचे हम देखते हैं कि फेंडोर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो चुका था, पर तभी वहाँ पर हिजागी आते हुए कहता है कि क्या हुआ, अब तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर फेंडोर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से के साथ ही अपनी आंखों पर लगा हुआ एक मास्क तोड़ देता है और उसे तोड़ते ही वो हिजागी पर हमला कर देता है। बट हिजागी उस अटैक को बहुत ही इजीली ब्लॉक कर जाता है। फिर फेंडोर कहता है कि अब मेरी पावर्स एक कैप्टन के लेवल की है, क्योंकि उस मास्क की वजह से ही मैं अपनी पावर्स को होल्ड बैक कर रहा था। यह बोलने के साथ ही फेंडोर एक बहुत ही पावरफुल सेरो ब्लास्ट हिजागी पर करने लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि हिजागी ने भी अपनी जंपाक्टू को फेंडोर की तरफ फेंक दिया था और फिर इधर से फेंडोर का सेरो और दूसरी तरफ से हिजागी का जंपाक्टू, वे दोनों जैसे ही टकराते हैं वहाँ पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है और वहाँ पर मौजूद सभी चीजें तबाह होने लगती हैं। बट तभी हम देखते हैं कि हिजागी का जंपाक्टू सीधे जाके फेंडोर को लगता है और फेंडोर वहीं पर मारा जाता है। फेंडोर को हारते हुए देखकर हिजागी कहता है कि शायद अब तुम्हारी आंखों में मैं वो डर देख
देख सकता था, पर क्योंकि अब तुम मर चुके हो तो अब इसका कोई भी सेंस नहीं बनता। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन चारों पिलर्स में से एक पिलर टूट जाता है, जिसे देखकर हिदागी हैरान रह जाता है। और वहीं पर बाकी सभी कैप्टन के साथ साथ कैप्टन यामामोटो भी सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये पिलर टूटा कैसे। पर तभी हमें इकाकू दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त जमीन पर घायल अवस्था में पड़ा था। इकाकू के पास में ही वो खड़ा होता है और इकाकू जिस वेपन का यूज कर रहा था वो बीच में से ही टूट गया था। इधर दूसरी तरफ हम यूमिचिका को देखते हैं, जो कि इकाकू को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। पर तभी अचानक से हिसागी उसे रोक लेते हैं और कहते हैं कि जिसे इकाकू नहीं हरा सका आखिरकार तुम उसे कैसे हराओगे। जिस पर यूमिचिका कहता है कि वो सब हम बाद में सोचेंगे, और यह बोलने के साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी एक बुलेट जैसी चीज आके यूमिचिका के गाल पर लगती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हम इज़ुरो को देखते हैं, जो कहता है कि तुम फिक्र मत करो, यूमिचिका बस बेहोश ही हुआ है। इधर हमें एक बार फिर से इकाकू और पो को दिखाया जाता है, जहाँ पर पो अपने पैरों से इकाकू को कुचल रहा था। पो कहता है कि तुम मुझे अपनी असली पावर नहीं दिखा रहे हो, तो मुझे जल्दी से दिखाओ कि तुम क्या छुपा रहे हो। जिस पर इकाकू कहता है कि मेरे पास कोई ऐसी स्पेशल पावर नहीं है, और अगर मेरे पास होती भी तो मैं तुम्हारे जैसे गधे पर बिल्कुल भी उसका यूज नहीं करता। जिस पर पो भड़क जाता है और इकाकू को और भी तेज से दबाने लगता है। बट तभी अचानक से पो के चेहरे पर एक जोरदार पंच पड़ता है, जिसकी वजह से पो बहुत ही दूर जाके गिरता है। और फिर हम देखते हैं कैप्टन कामामुरा को, जिन्होंने पो को एक अच्छा खासा पंच मारा था। इधर हम देखते हैं कि टेंसे जाइनोन भी वहाँ पर आ चुका था, और वो तुरंत ही वहाँ पर कुछ रोड्स को प्लांट कर देता है, जिसकी वजह से वो पिलर जो टूटा हुआ था वो फिर से रिकवर होना स्टार्ट हो जाता है। और फिर टेंसे जाइनोन कहता है कि जब तक ये रोड्स यहाँ पर रहेंगी तब तक ये पिलर रिकवर होता रहेगा। पर वहीं दूसरी तरफ हम पो को देखते हैं, जो कि इस वक्त हंस रहा था। हंसते हुए ही वो कहता है कि क्या यही है कैप्टन के पंच की पावर। और तभी वो अचानक से कैप्टन कामामुरा पर एक जोरदार पंच से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से कामामुरा बहुत ही दूर जाके गिरते हैं। यह देखकर टेंसेई जाइनोन बहुत ही ज्यादा हैरान रह जाता है। आगे पो कहता है कि अब मैं तुम सभी को अपनी असली पावर दिखाता हूँ। और फिर वो अपनी जंपाक्टू को बाहर निकालता है, और उसे बाहर निकालते हुए ही वो बोलता है ब्रीथ कार्डेरोन। और उसके यह बोलते ही उसकी जंपाक्टू गायब होने लगती है, और फिर वो अचानक से काफी बड़ा होने लगता है। वो इतना ज्यादा बड़ा हो गया था कि उसके सामने इकाकू एक चींटी की तरह लग रहा था। इकाकू पो पर हमला करने के लिए आगे ही जाने वाला था, पर तभी अचानक से टेंसेई जाइनोन उसे लेकर भागने लगते हैं और कहते हैं कि जिसे कैप्टन कामामुरा नहीं हरा सके उसे तुम कैसे हराओगे। पर तभी हम देखते हैं कि पो ने इकाकू और उनके साथ जा रहे टेंसेई जाइनोन पर हमला कर दिया था, पर वे दोनों उस हमले से बच चुके थे। आगे इकाकू कहता है कि मैं अब इससे नहीं भागने वाला, मैं इससे लड़ूंगा। जिस पर टेंसेई जाइनोन कहते हैं कि अगर तुम्हें इसे लड़ना है तो तुम्हारे पास इतनी पावर तो जरूर होनी चाहिए कि तुम एक कैप्टन को टक्कर दे सको। तो बताओ क्या तुम्हारे पास कोई स्पेशल मूव है। जिस पर इकाकू कहता है कि नहीं, मेरे पास ऐसी कोई भी स्पेशल मूव नहीं है। यह सुनते ही टेंसेई जाइनोन उसे अपने साथ लेकर भागने लगते हैं, पर तभी पो उन पर अपने एक पंच से अटैक कर देता है। बट तभी हम देखते हैं कि कैप्टन कामामुरो वहाँ पर आ जाते हैं और पो के हाथ को पकड़ लेते हैं। उसके हाथ को पकड़ते ही वो उसे उठाकर जमीन पर पटक देते हैं। पर तभी पो खड़े होते हुए कहता है कि मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि तुम्हारे अंदर इतनी पावर है कि तुम मुझे पटक सको, पर अब इसका सामना करके दिखाओ। और तभी पो अपने बड़े से मुंह को खोलता है और उससे एक बड़ा सा सेरो ब्लास्ट कैप्टन कामामुरा पर करने लगता है। पर तभी इधर हम देखते हैं कि कैप्टन कामामुरा बोलते हैं बंकाई, और उनके यह बोलते ही उनके आसपास काफी ज्यादा मात्रा में स्पिरिचुअल प्रेशर रिलीज होने लगता है। और फिर कैप्टन कामामुरा अपनी बंकाई को रिलीज करते हुए कहते हैं काकीजो टेंगन म्यो। उनकी यह बोलते ही उनका बंकाई रिलीज हो जाता है, और रिलीज होते ही वो अपने जंपाक्टू से पो के सेरो को दूर फेंक देता है। फिर हम देखते हैं कैप्टन कामामुरा के बंकाई को, जो कि हाइट में लगभग या तो फिर कहें कि पो के बराबर ही था। पर तभी पो कैप्टन यामामुरा के बंकाई के सामने आ जाता है और उनकी जंपाक्टू को पकड़ लेता है और कहता है कि अब तो मुझ पर कैसे हमला करोगे। और तभी वो फिर से अपने सेरो से कैप्टन कामामुरा के बंकाई यानी कि कोकीजो टेंगेन पर हमला करने लगता है। जैसे ही वो सेरो कामामुरा के बंकाई को हिट करता है, इकाकू और टेंसेई जाइनोन हैरान रह जाते हैं। पर तभी हम कैप्टन कामामुरा के बंकाई को देखते हैं, जिस पर उस सेरो का कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था। और फिर कैप्टन कामामुरा अपनी जंपाक्टू को आगे बढ़ाते हुए पो पर एक जोरदार हमला करते हैं,
जिससे पो वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। पो यह देखकर हैरान रह जाता है कि उसके शेरों का कामामुरा पर कुछ भी इफेक्ट नहीं हुआ था। फिर पो कहता है कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर कामामुरा अपना इंट्रो देते हुए कहते हैं कि मैं हूँ स्क्वाड 7 का कैप्टन कामामुरा। यह बोलने के साथ ही कैप्टन कामामुरा अपनी जंप ऑक्टो का यूज करते हुए पो को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। इधर हम दूसरी तरफ टेंसेजाइमोन और इकाकू के बीच में हो रही कन्वर्सेशन को देखते हैं, जहां पर इकाकू कहता है कि कैप्टन कामामुरा का बंकाई सच में बहुत ही ज्यादा औसम है। जिस पर टेंसेजाइमोन कहता है कि अब तुम्हें समझ में आया कि तुम्हारी बंकाई और कैप्टन कामामुरा की बंकाई में क्या फर्क है। यह सुनते ही इकाकू हैरान रह जाता है। टेंसेजाइमोन कहते हैं कि क्या लगा, मुझे नहीं पता चलेगा कि तुमने अपनी बंकाई को अनलॉक कर लिया है। इधर सीन शिफ्ट होता है और हम किंग ब्रैगन लोइजन पैरन को देखते हैं, जो कि खुद से ही कहता है कि पहले फेंडोर, फिर आबिरामा और फिर अब पो, ये सभी लोग मारे गए। और यह बोलने के साथ ही वो जिस गद्दी पर बैठा था उस पर लगे हुए एक स्कल को तोड़ देता है। और इसी के साथ ब्लीच एपिसोड 220 खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये था ब्लीच के सीजन 12 आरानकार डिसाइसिव बैटल